Hello friends, welcome back once again, and this is our second part on literary terms. This class will be very helpful for your TGT and PGT exams. So without wasting time, let's start the class. First word is caesura. It is a break or pause, usually for sense, in the middle of a verse line or a kind of pause or break in a line of verse. जब भी आप कोई पोयम पढ़ते हैं उसकी लाइंस के बीच में जो पॉज लगता है जिसे कॉमा कहते हैं, इसको हम जब पोइट्री में यूज करते हैं तो उसे कहा जाता है कैज़ुआ, अ स्मॉल पॉज। अ जॉयस सॉन्ग सेलिब्रेटिंग द बर्थ ऑफ क्राइस्ट इज नोन एज कैरोल। कैरोल क्या होता है? जब क्राइस्ट का बर्थ हुआ था उस वक्त जो खुशी में गीत गाए गए उनको सेलिब्रेट करने के लिए, उनके बर्थ को, उसको कहा जाता है कैरोल, जो चर्च वगैरह में गाए जाते हैं। कैटालिक्टिक एक तरीके की गड़बड़ी होती है। इट इज अ मेट्रिकल इनकम्प्लीट लाइन ऑफ वर्स। इट लेक्स वन और मोर syllables इन द फाइनल मेट्रिकल कोट। यानी कि आपकी जो कविता होती है या पोइट्री होती है उसमें सिलेबल्स होते हैं जो कि उसका मीटर तय करते हैं कि ये हेक्सामीटर है, टेट्रामीटर है, पेंटामीटर है। लेकिन जब कभी आप जैसे एक लाइन आपने लिखी, मान लिया पेंटामीटर में, फिर अगली लाइन में जब आप लिख रहे हैं तो आपने एक वर्ड या मतलब एक सिलेबल या फिर एक पूरा फुट ही मिस कर दिया। तो इस तरह की जो गड़बड़ी हो जाती है पोइट्री में उसे ही कहा जाता है कैटालेक्टिक। यानी कि कुछ मीटर या सिलेबल हटा लिए गए। एक लाइन की में हमने हेक्सामीटर यूज किया और अगली लाइन में हम पेंटामीटर यूज कर ले रहे हैं, या एक सिलेबल ही हट गया, उस लाइन को कैटालेक्टिक कहा जाता है, कैटालेक्टिक वर्स ऑफ। व्हाट इज कैथारसिस? The purgation of emotions of pity and fear aroused by the actions of the tragic hero is known as catharsis. जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए रोमियो एंड जूलियट का। उसमें क्या होता है कि जूलियट ने एक दवा पी ली होती है जिसकी वजह से वो कुछ घंटों के लिए बेहोश हो जाएगी और ऐसा लगेगा कि वो मर गई है। और अंत में रोमियो आएगा और रोमियो और जूलियट एक साथ हंसी खुशी जीवन बिताएंगे अपने परिवारों से दूर जाकर। लेकिन तभी क्या होता है कि रोमियो आता है और उसे लगता है कि जूलियट सच में मर गई है, और वो अपने साथ जो दवा लाया होता है जहरीली मतलब उसको पी लेता है और मर जाता है। लेकिन जब हम प्ले पढ़ रहे होते हैं या देख रहे होते हैं तो हमें तो पता होता है कि ऐसा मतलब जूलियट मरी नहीं है, जिंदा है। लेकिन जो रोमियो होता है उस तक ये बात नहीं पहुंची होती है। ऐसे में हमें क्या होता है, उस ट्रेजिक हीरो के प्रति दया भावना आती है, भय होता है कि अरे पी लेगा मर जाएगा, वो मरी नहीं है। लेकिन उस वक्त हम उस चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन हमारे मन में जो एहसास होता है कि अरे अभी मतलब दया भावना की जो भावना उमड़ती है, जिसकी वजह से वो ट्रेजिक हीरो हमारे लिए बहुत मतलब सम्मान में, उसके लिए लगता है कि अरे बेचारा मर जाएगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, हम दुनिया भर की चीजें सोच लेते हैं। इस फीलिंग को कहा जाता है कैथारसिस, जिसकी वजह से जो ट्रेजिक हीरो है वो क्लीन हो जाता है। मतलब अब तक जितनी भी उसने गलतियां की होती हैं वो सब भूलकर हम उसके फेवर में हो जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कॉजरी। कॉजरी क्या होता है? इट इज एन इनफॉर्मल टॉक और एन आर्टिकल। यानी जब हम किसी से अनौपचारिक रूप से मिलते हैं और हम बात करते हैं, या ऐसा कोई आर्टिकल हो, लेख हो, जो कि ऐसे ही हो, मतलब जो किसी विषय पर डिपेंड ना होकर यूं ही लिख दिया गया हो, उस आर्टिकल या ऐसे टॉक को कहते हैं कॉजरी। जैसे कि आप इसका एक नाम रख सकते हैं, गॉसिप। जब आप कहीं मिलते हैं किसी से, इनफॉर्मल कहीं पब्लिक में मिलते हैं, तो वहां पे आप हाल चाल लेते हैं एक दूसरे का, ना कि कोई ऑफिशियल बात करते हैं, उसको कहते हैं कॉजरी, कैजुअल टॉक। नेक्स्ट वर्ड है शोविनिज्म। शोविनिज्म कहते हैं जब हम अंध राष्ट्रभक्ति दिखाते हैं, यानी कि पागलपन की हद तक हम जब राष्ट्रभक्ति दिखाना शुरू करते हैं उसे कहा जाता है शोविनिज्म। फेनेटिकल पैट्रियोटिज्म इज नोन एज शोविनिज्म। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्लासिक। क्लासिक का यूज दो तरह से किया जा सकता है। एक तो
क्लासिक जैसे हम यूज करते हैं क्लासिकल सॉन्ग, यानी कि पुराने जो गाने हैं, पुराने गीत हैं या पुराना वर्क है। साथ ही इसका एक अर्थ होता है श्रेष्ठ, जो ऐसी कालजयी रचनाएं होती हैं जिनकी मतलब जो सालों बाद भी नई ही रहती हैं या लोगों का इंटरेस्ट उसमें बना रहता है, उसको भी हम कहते हैं क्लासिक। जैसे पुराने गाने हैं, उस वक्त भी फेमस थे, आज भी लोग सुनना चाहते हैं चाहे जितने नए गाने आ जाएं, लेकिन जो पुराने गाने हैं उनकी बराबरी नए गाने कभी नहीं कर सकते हैं। तो इससे कहा जाता है क्लासिक। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्लासिज्म। क्लासिज्म जो वर्ड है, इसके लिए हिंदी वर्ड यूज किया जाता है श्रेष्ठवाद या अभिजात्यवाद। अब ये श्रेष्ठवाद या अभिजात्यवाद क्या है? अभिजात्य होता है एक हायर क्लास जो होती है, जिनका लिविंग स्टैंडर्ड होता है, उनके कुछ स्पेशल रूल रेगुलेशंस होते हैं कि वो किस तरह से पब्लिक में बिहेव करेंगे या किस तरह से व्यवहार करेंगे, बात करेंगे। और जो श्रेष्ठवाद होता है वो ऐसे होता है जिसमें कि श्रेष्ठता कूट कूट कर भरी हो, यानी कि पूरे जो श्रेष्ठवाद है उसमें क्या होगा, एक उसका नपा तुला सधा हुआ एक प्रोपोर्शन होगा, बैलेंस होगा, फॉर्म होगा, जिस पर कि वो पूरा आपका जो वर्क है या आपका लिटरेचर है वो टिका हुआ होगा। इसी को कहा जाता है क्लासिज्म। The term classism is characterized by a sense of form, balance and proportion. It implies knowledge, self-control and sense of reality. It is an adherence to externally imposed rules and canons. तो अभिजात्यवाद होता है एक श्रेष्ठ जो कुल है या श्रेष्ठ लोगों का रहन सहन, उनका सेल्फ कंट्रोल, सेंस ऑफ रियलिटी, नॉलेज, उन सबको ये डिटरमाइन करता है। जैसे क्लासेस क्लास पढ़ा आपने, क्लासिक से रिलेटेड ही वर्ड है ये, क्लासिक में ही इज्म लग गया है। तो क्लासिक क्या होता है? जो श्रेष्ठ चीजें हों। ऐसी क्लासेस में क्या है? श्रेष्ठवाद है ये। यही राइटिंग या लिटरेचर में भी यूज होता है क्लासेस। नेक्स्ट इज क्लोज्ड कपलेट। इट इज अ राइम्ड कपलेट which forms a complete syntactic unit, grammatically और logically complete। यानी कि जो क्लोज्ड कपलेट होती है वो एक लाइन और ये दो लाइनों से मिलकर बनती है कपलेट। और जब ये दो लाइनें कोई भी बात जो कही जा रही है उस दोहे में या कपलेट में वो पूरी कर देती हैं, मतलब वो लाइंस ग्रामेटिकली या फिर लॉजिकली कंप्लीट होती हैं अपने आप में, उसे कहा जाता है क्लोज कपलेट। ये राइम करती है, लास्ट के जो इसके वर्ड्स होते हैं ये वो राइम करते हैं एक दूसरे के साथ। Cockney School. It is a nickname which was given by Blackwood magazine to London-based romantic poets such as Leigh Hunt, Keats, Hazlitt, and their friends. Later, Shelley was also included in it. हुआ क्या था कि जो लंदन बेस्ड रोमांटिक पोइट्स थे जैसे ली हंट, कीट्स, हैजलिट और उनके दोस्त, इनको ब्लैकवुड मैगजीन ने अपने मैगजीन में कॉकनी स्कूल कहकर संबोधित किया था, जिसका अर्थ था कि ये लोग किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़े हैं और अपने आप को कवि कहलाते हैं। उनकी राइटिंग की बहुत आलोचना की थी। तो कॉकनी स्कूल एक स्लैंग की तरह यूज होता था। एक तरीके से कह सकते हैं कि जो अनपढ़ लोग हैं वो आ गए हैं लिटरेचर में अपना योगदान देने। तो आपको पता है कि आफ्टर कीट्स डेथ शैली को भी कोसा गया था इसमें। तो कीट्स जो थे वो जब उनकी डेथ हो गई तो शैली ने एक पोएम लिखी जिसमें उन्होंने ब्लैकवुड मैगजीन को दोषी ठहराया था कीट्स की मौत के लिए, क्योंकि उनका मानना था कि कीट्स बीमारी से नहीं मरे बल्कि ब्लैकवुड मैगजीन ने जो उनकी बेइज्जती की, जो उनका अपमान किया, उस अपमान की वजह से कीट्स बहुत कम उम्र में ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए। तो कॉकनी स्कूल एक स्लैंग वर्ड है जो कि इन रोमांटिक पोएट्स के लिए यूज किया जाता था। नेक्स्ट वर्ड इज कोलाज। कोलाज आप जानते होंगे जैसे कई सारी पिक्चर्स को मर्ज करके एक फ्रेम में लाकर एक अम्यूजमेंट क्रिएट किया जाता है, जिससे खुशी गम या मतलब हर तरह के एक्सप्रेशंस उसमें आपकी फोटोज में आपके दिखते हैं। इसी तरह जब कोटेशंस, अल्यूजन्स एंड फॉरेन एक्सप्रेशंस को मिलाकर पोयम एक बनाई जाती है,
जो कि एक काइंड ऑफ सरप्राइज होती है हमारे लिए, उसे यहाँ पर कोलाज कहा जाता है इंग्लिश लिटरेचर में। लिटरेचर में कोलाज का मतलब होता है जब ऐसी आलोचनात्मक समीक्षा करना जिसमें हम तुलना कर रहे हो। मान लीजिए कि हम कोई पोयम लेते हैं, तो ऐसी ही एक और कोई पोयम है, हम उन दो राइटर्स की पोयम, दो पोयम्स के बारे में उनकी तुलना कर रहे हैं कि वो क्या सीन कह रही है और यहाँ क्या सीन कह रही है। तो इस क्रिटिकल जो कंपैरिजन होता है एक दूसरे का, उसी को कोलैब कहा जाता है। व्हाट इज कॉमेडी? कॉमेडी इज एन इमिटेशन ऑफ मैन वर्se than the average. According to Aristotle, comedy is an imitation of characters of a lower type, not however in the full sense of the word bad, the ludicrous being merely a subdivision of the ugly. It consists of some defect or ugliness which is not painful and destructive. यानी कि जब कोई प्ले या कोई पार्ट, पोयम या किसी भी लिटरेचर का ऐसा हो जिसमें हास्यास्पद हो, भद्दापन हो, बदसूरती हो और उससे हमें हास्य उत्पन्न हो, लेकिन हाँ ये कभी भी पेनफुल या फिर किसी को नुकसान पहुंचाने वाला नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात है कि प्ले हमेशा जब हैप्पी एंडिंग के साथ होता है तो उसे भी कॉमेडी के जॉनरा में रखा जाता है। Comedy of manners is a realistic comedy of intrigue. It is regularly humorous. It presents witty and sophisticated members of an aristocratic society. जो कॉमेडी ऑफ मैनर्स होती है वो अभिजात्य वर्ग के जो लोग होते हैं उनके रहन सहन, उनके बिहेवियर पर आधारित होती है और वो केवल आनंदमय जीवन जीना चाहते हैं। तो जैसे आपने अलेक्जेंडर पोप की रेप ऑफ द लॉक पढ़ी होगी, उसमें सिर्फ एक बालों के गुच्छे के कटने की कहानी है पूरी। उसमें जो हीरोइन होती है वो पता चल रहा है कि 12 बजे सोकर उठ रही है और उठने के बाद फिर पार्टी के लिए तैयार होना शुरू हो जाती है। उनकी लाइफस्टाइल सिर्फ इतनी है कि वो अपने आनंद को ही जिए, बाकी उनको देश दुनिया की प्रॉब्लम से कोई मतलब नहीं है। इसी कॉमेडी, जब इन सबसे कॉमेडी उत्पन्न होती है उसे कॉमेडी ऑफ मैनर्स में रखा जाता है। अपोलोनियन डायनीजियन एक टर्म है जो कि गिवन बाय नीत्शे, इसे दिया था नीत्शे ने। These words are used to show the opposition between reason and instinct, culture and primitive nature. They represent two ever-present tendencies in man. ये बताता है हमें कि हर इंसान के अंदर दो तरह की फीलिंग्स होती है। जैसे एक है मूल प्रवृत्ति उसकी और दूसरी है जो कल्चर से, यानी कि हमारे धीरे धीरे व्यवहार से आती है। जैसे कि कोई इंसान जंगली हो सकता है और उसके अंदर ह्यूमैनिटी भी हो सकती है। तो ये दोनों ही चीजें इंसान की खासियत होती है। इसी को कहा गया है अपोलोनियन डायनीसियन।